कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान के इस पीरियड में सभी छात्र एवं छात्राओं का एक बार फिर स्वागत है। आज हम आयतन प्रत्यास्था गुणांक विषय पर चर्चा करेंगे। जब किसी पिंड जैसे गेंद अथवा वायु से भरे गुब्बारे को किसी अधिक दाब के द्रव में डुबोते हैं तो पिंड के प्रत्येक बिंदु पर जलीय दाब पृष्ठ के लंबवत भीतर की ओर कार्य करता। जाहिर सी बात है, जब किसी पिंड को या किसी गुब्बारे को हम पानी या द्रव में डुबोएंगे तो द्रव का जो दाब है वो अंदर की ओर कार्य करेगा, जिस कारण पिंड के आयतन में कमी आ जाती है, दबाव होता, जबकि उसके रूप में कोई बदलाव नहीं आता। जलीय दाब के कारण वस्तु के एकांक आयतन में होने वाली कमी को वस्तु में उत्पन्न आयतन विकृति कहा जाता है। जो भी उसमें आयतन में कमी आएगी वो आयतन विकृति हो जाएगी। इस अवस्था में वस्तु के एकांक क्षेत्रफल के लंब दिशा में कार्य करने वाले बल दाब वृद्धि को वस्तु में उत्पन्न अभिलंब प्रतिबल या नॉर्मल स्ट्रेस अथवा जलीय दाब कहा जाता है। लघु विकृति के लिए वस्तु में उत्पन्न अभिलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात को हम वस्तु के पदार्थ का आयतन प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं, जिसे B से प्रदर्शित करते हैं। मान लें किसी क्षण किसी वस्तु के पृष्ठ पर दाब P है तथा वस्तु का आयतन V। माना वस्तु के पृष्ठ पर दाब को P से बढ़ाकर P प्लस स्मॉल p, कैपिटल P प्लस स्मॉल p कर देने पर वस्तु का आयतन घटकर V माइनस डेल्टा V रह जाता है। जैसा कि स्क्रीन पर चित्र बनाया गया, डॉटेड भाग जो है वो पहला आयतन था और इसके बाद गहरा भाग जो है इसमें दाब बढ़ गया तो वो V माइनस डेल्टा V अंदर का बाद का आयतन है। अभिलंब प्रतिबल बराबर दाब वृद्धि या P दाब बढ़ाया हमने तथा वस्तु में आयतन उत्पन्न विकृति कितनी हो जाएगी। आयतन में उत्पन्न विकृति जो आएगी वो कितनी है, डेल्टा V माइनस हुआ, कम हुआ ना, तो डेल्टा V माइनस का चिन्ह ले लिया बटे V। अतः वस्तु के पदार्थ का आयतन प्रत्यास्था गुणांक क्या हो जाएगा, B बराबर कैपिटल B इज इक्वल टू अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति। अब अभिलंब प्रतिबल कितना था हमारा, P था स्मॉल p, और आयतन विकृति क्या थी हमारी माइनस डेल्टा V बटा V। तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल p इज इक्वल टू माइनस स्मॉल p V अपान डेल्टा V। ऋण चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि दाब में वृद्धि होने पर P के धनात्मक होने पर आयतन में कमी होगी और डेल्टा V ऋणात्मक होगा। जब आयतन बढ़ेगा तो P माइनस होगा, कम होगा दाब। इससे ये निश्चित हो जाता है कि किसी पदार्थ के लिए आयतन प्रत्यास्था गुणांक सदैव धनात्मक होता। आयतन प्रत्यास्था गुणांक का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता तथा विमीय सूत्र वही होगा ml-1 t-2। आयतन विकृति पदार्थ की तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस में उत्पन्न की जा सकती है, परंतु समान दाब परिवर्तन के लिए गैसों में उत्पन्न आयतन विकृति सर्वाधिक होती है, क्योंकि गैसों को सबसे अधिक दबाया जा सकता, जबकि ठोस और द्रव को कम। द्रव को गैसों से थोड़ा कम, लेकिन ठोसों को बहुत कम दबाया जाता। इससे स्पष्ट होता है गैसों की आयतन प्रत्यास्था सबसे कम, द्रवों की उससे अधिक और ठोसों की सबसे अधिक होती है। विभिन्न पदार्थों के आयतन प्रत्यास्था गुणांक नीचे की एक सारणी हम दे रहे हैं इसमें स्क्रीन पर, इसको ज़रा अवलोकन करें। इसका देखिए, जैसे इसमें पदार्थ दिया हुआ है पहले कॉलम में, एल्युमिनियम के लिए 72 × 10⁹ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में है। पीतल में 61 × 10⁹ सारी 10⁹ बना रखा है इन्होंने। और इसके बाद तांबा है 140 और निकेल है 260 और लोहा 100 × 10⁹, स्टील का 160 × 10⁹। इसी प्रकार से आगे कांच 37 × 10⁹, जल
2.2 10 की घात 9, ग्लिसरीन 4.76 10 की घात 9, पारा 25 × 10 की घात 9, कार्बन डाइऑक्साइड 1.56 10 की घात 9, और वायु एनटीपी पर वायु जो होती है 1 × 10 की घात 5 होती है, इसका मान बहुत कम होता है। अब एक टॉपिक है संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी। किसी पदार्थ के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक B के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की संपीड्यता कहते हैं। यानी कितना दबाया जा सकता है, इसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो संपीड्यता जो है वो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का प्रतिलोम होती है। संपीड्यता का मात्रक जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन है। उसका उल्टा कर देंगे, जो हमारे पास आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का था, ये था न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, इसको क्या कर देंगे मीटर स्क्वायर बटे न्यूटन या मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन। किसी पदार्थ की संपीड्यता ये प्रदर्शित करती है कि उस पदार्थ को अब कितनी आसानी से दबाकर उसके आयतन में कमी की जा सकती है। संपीड्यता का मतलब यह है कि उसको कितनी आसानी से हम दबा सकते हैं और कितना आयतन उसको कम कर सकते हैं। जिस पदार्थ को जितना आसानी से दबाया जा सकता है उसकी संपीड्यता उतनी ही अधिक होती है। और रबड़ की संपीड्यता स्टील की तुलना में बहुत अधिक होती है। ठोसों, द्रवों, गैसों में की संपीड्यता सबसे अधिक द्रवों की, उनसे कम ठोसों की, और सबसे कम ठोसों की सबसे कम होती है, गैसों की सबसे ज़्यादा होती है, और उसके बाद द्रवों की होती है, उसके बाद ठोसों की, क्योंकि गैस सबसे ज़्यादा दब सकती है। तो आज के पीरियड में बस इतना ही। कल कुछ और टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू।